Hello everyone. Today we'll be discussing Unit 2, Receiving and Storage of Goods. So why do we need to study about this? As retailers, we need to know about product classification. Why? Because as retailers, we need to understand what the customers want and how we can increase our sales. तो जब हम रिटेलर हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर्स क्या खरीदना चाह रहे हैं और उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स रखें। तो कौन से टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हम रिटेल उसको कैसे खरीद के लेके आता है, उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। सो इन द रिटेल इंडस्ट्री, द स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट हैज द नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग द गुड्स एट द रिटेल स्टोर. Generally, a manual is prepared by the retail store for the procedures and policies for receiving and delivering goods. तो ये जो आपके रिटेल स्टोर्स में स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का काम है, उसका काम है कि गुड्स को प्रोसेस करें और एक मैनुअल रहता है जिसके हिसाब से वो सारे जो भी सामान आ रहा है या जा रहा है स्टोर से उसका ट्रैक रख पाते हैं. तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट वो स्टोर की पॉलिसी को फॉलो करेंगे फॉर रिसीविंग एंड डिलीवरिंग गुड्स. तो जो भी रिटेल स्टोर्स हैं और कोई भी तरीके के बिजनेस हैं, उन्हें अपना जो स्टोर है उसमें जो भी सामान है या जो भी आपका मर्चेंडाइज है उसको सुरक्षित रखना है. They have to store their goods safely as well as ensure that the firm fulfills the legal duty to protect the health and safety of those affected by the business. तो आपको दूसरों को भी सुरक्षित रखना है और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और लीगल ड्यूटीज को फॉलो करना है. So the right approach to storage can also help firm owners in reducing pollution, unnecessary wastage and other costs. तो अगर आपने स्टोरेज भी ढंग से करी है तो वेस्टेज नहीं होगा, कोई सामान व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही कोई पोल्यूशन होगा, ना ही कोई और खर्चा होगा जहाँ पे सामान अगर खराब हो या फिर टूट जाए तो दिक्कत आए. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ये हमारा सेशन 1 है. So session 1, classification of goods. The first thing we are going to see is what do we mean by goods. So ये आपका good and bad वाला good नहीं है, यहाँ पे good आपका है bundle of utilities. So goods are bundle of utilities which are inherently useful and relatively scarce tangible item such as article, commodity, merchandise, material, supply, wares produced from agricultural, manufacturing, construction or mining activities. In terms of economics, it is called commodity. अब ये तो हो गई एक भारी भरकम डेफिनेशन. मतलब बस यही है कि कुछ भी आप जो सामान यूज करते हैं कुछ और बनाने के लिए, तो आपका कुछ भी हो सकता है. आपका छोटे से छोटा पिन से लेके बड़े से बड़ा एरोप्लेन, ये सब जो आप यूज करते हैं अलग अलग एक्टिविटी से जो बनते हैं. जैसे आपके खेती बाड़ी से आपको अनाज मिल रहा है, आपके फैक्ट्री से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जैसे टूथब्रश हो गया या फिर आपके फर्नीचर हो गए, कंस्ट्रक्शन से आपको बिल्डिंग्स मिल रही है, माइनिंग एक्टिविटीज से आपको जो भी आपके खान से आपको आयरन मिल रहा है, डायमंड्स मिल रहे, कुछ भी मिल रहा है. ये जो भी सामान है ये बंडल ऑफ यूटिलिटीज जिससे आपका जो भी यूज कर रहे हैं हम कुछ जो इतना मिलता नहीं है. जैसे हम यूज कर रहे हैं आयरन ओर से हम स्टील के बर्तन बना रहे हैं, तो ये कब तक हमें आयरन ओर मिलेगा. ठीक है, तो ये जो सब चीजें हैं इनको हम गुड्स कहते हैं और इकोनॉमिक्स में इसको कमोडिटी कहा जाता है. तो आई होप अब समझ में आ गया होगा गुड्स क्या है. वो सामान है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से यूज करके बनाया जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कोई भी एक्टिविटी के द्वारा. सो दो तरह के गुड्स हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स, इकोनॉमिकल एंड फ्री गुड्स. तो इकोनॉमिकल गुड्स जो होते हैं दे कैन बी ऑब्टेन्ड विद मनी. यहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, उस गुड्स को इकोनॉमिकल गुड्स कहते हैं. एंड
वो एग्जाम्पल्स हो गए आपके फूड्स का, क्लोथ्स, कार्स, कुछ भी, जैसे व्हीट, शुगर, कोको आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये सारे आपके इकोनॉमिकल गुड्स हो गए। तो फ्री गुड्स आर दोज विच आर फ्रीली अवेलेबल। जैसे वो गुड्स हैं जिसके लिए आप कुछ देते नहीं है, आपको आराम से मिल रहा है, जैसे हवा, नदियां, सो एयर, रिवर्स, ये सारी चीजें आपके लिए फ्री गुड्स हैं। आप इसके लिए पैसे नहीं दे रहे, नेचर को आप एंजॉय कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। तो इकोनॉमिकल एंड फ्री गुड्स, ये हमारे टू काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं। अब हम रिटेल में जब बात करते हैं तो हम दो तरीके के गुड्स की बात कर रहे हैं। ये सारे इकोनॉमिकल गुड्स की ही बात हो रही है। तो रिटेल ऑपरेशंस में है हमारा कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। तो आप देख सकते हैं, जब हम कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन होता है। कंज्यूमर गुड्स की तरफ नजर रखिए। कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और इंडस्ट्रियल गुड्स को जब हम देखते हैं तो मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल गुड्स, सप्लाईज, इंडस्ट्रियल सर्विसेज। तो आइए इसको अब हम थोड़े और डिटेल में देखें। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स आर दोज which are ready for consumption by consumers, such as clothing or food. तो आपका जो भी कंज्यूमर्स के लिए तैयार मिलता है उसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स जो है हमारे, उसको हम और क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कन्वीनियंस गुड्स which are easily available to the consumer without any extra effort are called convenience goods. तो ये आराम से मिल जाते हैं, रेगुलरली खरीदे जाते हैं और इसको कंज्यूम भी रेगुलरली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का शॉर्ट फॉर्म रहता है एफएमसीजी। और आपका फूड हो गया, कन्फेक्शनरीज हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें आपको रोजमर्रा आप इस्तेमाल करते हैं और ये आराम से मिल भी जाते हैं, इसलिए इसका नाम है कन्वीनियंस गुड्स। तो दूसरा हम देख रहे हैं, कन्वीनियंस गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज स्टेपल गुड्स। सो जो बेसिक नीड्स हैं आपके, जैसे आपका रोटी, कपड़ा, मकान आपका बेसिक नीड्स है, तो वो जो स्टेपल गुड्स हैं जिसको आप खरीदते हैं आमतौर से अपनी भूख मिटाने के लिए, जैसे तो आपका हो गया ब्रेड, बटर, मिल्क, रोटी के लिए आटा, दाल, चावल, ये सारे आपके स्टेपल गुड्स हो गए, ये आपके बेसिक नीड्स के लिए हैं। और इम्पल्स गुड्स हो गए वो जो आप बिना सोचे समझे जब जरूरत हो तब खरीद लिया, उसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। तो आप दुकान गए, आपको दिखा, आपने खरीद लिया। जैसे कि आपका हो गया एग्जांपल चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, क्रीम वेफर्स, ये चॉकलेट बिस्किट्स, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स एज कंपेयर टू आर कन्वीनियंस गुड्स, ये आप रेगुलरली नहीं खरीदते और ना ही आप इसके ऊपर ज्यादा जैसे आप कहते हैं बार बार नहीं खर्चा करते। So shopping goods are not purchased or consumed as frequently by consumers as convenience goods. They are expensive and semi-durable. तो इन पे आप जब खर्चा करते हैं तो इस पे कन्वीनियंस गुड्स के मुताबिक ज्यादा खर्चा होता है और ये ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं चलते हैं। जैसे आप देखते हैं क्लोथ्स, फुटवेयर, टेलीविजन, रेडियो, होम फर्निशिंग्स, ज्वेलरी, ये सारे आपके एक्सपेंसिव गुड्स हैं, इसको आप बार बार नहीं खरीदते हैं। स्पेशलिटी गुड्स, ये गुड्स वो रहते हैं जो यूनिक रहते हैं, अनयूजुअल, स्पेशल रहते हैं। जैसे आप इसको कभी खरीदते हैं और खरीदते हैं क्योंकि ये कुछ अलग ही हैं, इनको आप इन पे खर्चा करते हैं क्योंकि आप अलग दिखना भी चाहते हैं। जैसे एंटीक गुड्स या हाई एंड लग्जरी ऑटोमोबाइल्स या वेडिंग ड्रेसेस। तो आपके स्पेशलिटी गुड्स वो हैं जो अनयूजुअल है या स्पेशल है। अनसॉर्ट गुड्स हैं जो आपके मार्केट में तो है, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट बट द कस्टमर्स डू नॉट नो अबाउट देम और डू नॉट थिंक ऑफ बाइंग देम अनलेस नीडेड, सो दे आर कॉल्ड अनसॉर्ट गुड्स। जैसे इंश्योरेंस हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, आपका फायर अलार्म सिस्टम हो गया, इसके बारे में जानकारी है पर कोई खरीदने नहीं जाता जब तक इसको कोई अच्छे से समझाए नहीं कि इसकी जरूरत क्यों है।
तो आइए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने आज बात करी है अभी तक टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, जिसमें हमने बात करी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की, शॉपिंग प्रोडक्ट्स की, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स की। आई होप अभी तक क्लियर है सबको। अब हम बात कर रहे हैं एक और तरीके का क्लासिफिकेशन, इसको हम कह रहे हैं ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। सो ड्यूरेबल गुड्स जो है, they need not be purchased frequently as they are made to last for a longer period of time. इनको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। आपने ये एक बार ही खरीदा और ये कोई 5-10 साल आराम से चल जाए, जैसे आपका फ्रिज हो गया, साइकिल हो गया, माइक्रोवेव हो गया, या आपके कोई फर्नीचर के पीसेस हो गए। और आपके ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ये काफी टाइम तक चलते हैं। और आपके जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, 2 से 5 साल सोच लीजिए। तो ये आपके क्लोथ्स हो गए, फुटवेयर हो गए, ज्वेलरी आइटम्स हो गई, होम फर्निशिंग्स हो गए, ये सब आपको मालूम है ये ज्यादा चलते नहीं है। तो 2 साल 3 साल इससे ज्यादा नहीं चलते। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है आपके, ये इमीडिएट कंजम्पशन के लिए है, इसको पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। और ये एग्जांपल आप जानते ही हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ब्रेड, ये ज्यादा देर नहीं टिकते। तो ये आपके 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा रख नहीं पाएंगे आप। फ्रिज में रखा तो और चल जाएगा, पर ये जो जल्दी खराब होते हैं उनको हम पेरिशेबल या नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है? A retail organization buys goods for further production or use in business. These are called industrial goods. So industrial goods are not for ultimate consumption, but are components used by industries or firms for producing finished goods. तो आपके इंडस्ट्रियल गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाए जा रहे, वो आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं, और इसको यूज करने के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कपड़ा आप ले सकते हैं। कपड़ा आपके कोई मतलब का नहीं है जब तक वो कुछ शर्ट या कुर्ता नहीं बन जाता। तो इंडस्ट्री में उसके शर्ट्स बनाए जा रहे हैं और फिर वो बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही आपके जो रहते हैं, जैसे आप टोमेटो केचप कहते हैं, जब तक वो प्रोसेस नहीं होता है तब तक वो कुछ काम का नहीं है, और जैसे ही वो प्रोसेस होता है वो फिनिश गुड्स आपको मिल जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, ये सारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मटेरियल्स एंड पार्ट्स, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए या मैन्युफैक्चर मटेरियल्स हो गए। जैसे आपका टायर बनता है एक इंडस्ट्री में, टायर अपने आप से कोई हमारा काम का नहीं है, पर जब वो कार में लगता है या स्कूटर में लगता है तो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। ऐसे ही हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स में कैपिटल आइटम्स रहते हैं या सप्लाईज रहते हैं, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी मशीनरी है, ये सब जिससे हमारा काम होता है, जिससे हमारा प्रोसेसिंग होता है रॉ मटेरियल का, उसको हम कहते हैं कैपिटल आइटम्स। और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज या इंडस्ट्रियल सर्विसेज होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स है, जो पूरा काम हमारा सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। तो मटेरियल्स एंड पार्ट्स ये बेसिक यूनिट है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स। तो जैसे हमने मैंगो ले लिया रॉ मटेरियल, ये आप कंज्यूमर गुड की तरह अलग से खा भी सकते हैं, पर अगर आप देखें तो उसको हमने प्रोसेस किया एज रॉ मटेरियल फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और हमने उसके जूसेस या जैम्स बनाए। ऐसे ही हमने टोमेटो के केचप बनाए या स्क्वाशेस बनाए। तो ये मटेरियल्स एंड पार्ट्स एंड मशीनरी यूज हो रही है, और आपके रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। कैपिटल गुड्स हैं, ये हमारे मशीनरी रहते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को स्मूथ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में गाड़ियां बनाई जा रही हैं, तो ये सब मशीनरी से ये कार्स को असेंबल किया जा रहा है। तो कैपिटल गुड्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स जो है वो फाइनल प्रोडक्ट्स की तरह कंज्यूमर्स खरीदते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, खेत में रॉ मटेरियल है व्हीट, और ट्रैक्टर और मशीनरी से उसको सब प्रोसेस करके ऐसे ब्रेड बनाया जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे मशीनरी से कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं जो हमारे कंज्यूमर्स खरीदते हैं।
तो इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का आपको फर्क समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं सप्लाईज जो है रहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स में, दे हेल्प टू मीट द डे टू डे ऑपरेशन बट दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जैसे ऑफिस एक्सेसरीज हो गए, ये फिनिश प्रोडक्ट में काम नहीं दे रहे हैं पर उसका मदद कर रहे हैं कि हम अपना पेपर वर्क कर सके या हम अपने रिपोर्ट्स कर सके। और नेक्स्ट हमारे इंडस्ट्रियल सर्विसेज आते हैं, जो मेंटेनेंस सर्विसेज होते हैं, जो मशीनरी रिपेयर होते हैं, जो भी ऐसे काम होते हैं जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल सर्विसेज कहते हैं। तो हमने आज बात करी कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आज हमने जो किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।